Hello friends, welcome to my YouTube channel Anesthesia Talks for All. First of all, thanks a lot for supporting me and my channel. दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि जब हमें बेहोश किया जाता है तब हम उस बेहोशी की स्थिति में क्या सोचते हैं, हमारा दिमाग क्या सोचता है भी या नहीं, या हम सोए होते हैं, या हमारी क्या कंडीशन होती है उस समय। ये सब हमारे दिमाग में प्रश्न उठते हैं कई बार। तो आज हम जानेंगे कि जब हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है तो हमें क्या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, हमारी क्या उसमें किस तरीके से हमारा जो ट्रांजिशन है कॉन्शियस लेवल से अनकॉन्शियस लेवल में जो चेंज होता है, तो उसमें क्या स्टेजेस होती हैं। इनको नाम दिया गया है स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। इनको एक गिडल स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया के नाम से जाना जाता है। जो गिडल थे उन्होंने एक क्राइटेरिया यूज़ किया था इन स्टेजेस को डिफ़ाइन करने के लिए। जब इन्होंने ये स्टेजेस बनाई थी तब उन्होंने ईथर एक केमिकल है वो यूज़ करते थे पहले एनेस्थीसिया के लिए। हालांकि अब ये ऑब्सोलीट हो गया है, अब यूज़ नहीं करते हैं। तो ईथर यूज़ किया करते थे, शायद कई लोगों ने ये वर्ड सुना भी हो। तो ये जो स्टेजेस उन्होंने बताई थी ये ईथर यूज़ करके बताई थी। उसके बाद अब मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, लेकिन मोर और लेस यही फॉलो किया जाता है। तो उन्होंने 3 बेसिक क्राइटेरिया जो यूज़ किए थे, मैं आपको मेडिकली नहीं बताऊंगा, मैं आपको कॉमन लैंग्वेज की टर्म्स में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके। इनको गिडल्स क्राइटेरिया बोलते हैं। इसमें उन्होंने एक तो रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की विधि, किस तरीके से पेशेंट सांस ले रहा है। एक हमारी आई बॉल की मूवमेंट, जो हमारी आईज़ हैं उनकी मूवमेंट कैसी है, ये क्राइटेरिया था। एक हमारे कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे आईज़ के अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं, इनके होना या ना होना, ये भी एक क्राइटेरिया यूज़ किया था। रिफ्लेक्सेस जैसे अगर हम कुछ भी कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कोई हम अगर जैसे हमारी कोई फिंगर हमारी आईज़ की तरफ जाती है तो हमारी आईज़ एकदम बंद हो जाती हैं, तो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो इनकी होना या ना होना भी एक क्राइटेरिया गिडल ने यूज़ किया था गिडल्स क्राइटेरिया में। तो ये 3 बेसिक क्राइटेरिया थे इन स्टेजेस को बताने के लिए। अब इन स्टेजेस के मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहले मैं आपको मेडिकल लैंग्वेज में ही बताता हूँ, उसके बाद फिर हम इनको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा। इनके नेम्स हैं। पहली स्टेज है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ डिलीरियम और एक्साइटमेंट, थर्ड स्टेज है सर्जिकल एनेस्थीसिया, और फोर्थ है स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। ये 4 स्टेजेस हैं जिनको गिडल ने डिफाइन किया था, और इन्हीं के थ्रू होते ही हमारा जो एनेस्थीसिया की है जो ट्रांजिशन है वो होती है। आइए अब हम आते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है कि जो दर्द है वो ख़त्म हो जाना, दर्द ना रहना। तो ये जो स्टेज होती है जब हम एनेस्थीसिया की जो मेडिसिन है, जब पेशेंट लेट जाता है ओटी टेबल पर, उसके बाद हम उसको सारे मॉनिटर्स लगाते हैं। उसके बाद जब हम उसको मेडिसिन देना शुरू करते हैं एनेस्थीसिया की, तब से शुरू करके और जब वो अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो ख़त्म, उसकी वो लूज़ हो जाती है, उस स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इसमें क्या है कि उस दौरान जब तक वो कॉन्शियसनेस ख़त्म नहीं होती तब तक ये स्टेज रहती है। इसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है, सुन सकता है, देख सकता है, और उसको एक ड्रीम लाइक स्टेट रहती है, जैसे कोई सपनों में घूम रहा हो। अगर हम उससे कुछ उस स्टेज के दौरान, ये कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है, अगर हम उस समय उससे कुछ पूछें तो वो जवाब भी देंगे। और लेकिन इसमें क्योंकि ये स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया है, इसमें पेन भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है इस स्टेज के ख़त्म होने तक। हालांकि ये कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है, लेकिन इसमें पेन बिल्कुल जब ये स्टेज ख़त्म होती है तो पेन ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ डिलीरियम और एक्साइटमेंट। जैसा कि नाम ही बताता है कि इसमें हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट की स्टेज में आ जाता है। ये स्टेज जब जैसे पिछली स्टेज ख़त्म हुई थी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में, मतलब जो उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पेशेंट की, उसके बाद ये शुरू होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें एक और है कि रेस्पिरेशन, जो सांस लेने की विधि है, और हमारा जो दिल की धड़कन है बहुत इरेगुलर हो जाती है। कभी हम सांस ठीक से लेते हैं, कई बार नहीं भी लेते,
और धड़कन ऊपर नीचे बहुत होती है इस स्टेज के अंदर, और हमारी बॉडी में अनकंट्रोल मूवमेंट्स होती हैं, हमारे हाथ पैर थोड़े हिलने लग जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी जैसी फीलिंग आएगी। तो ये भी स्टेज को हम इसको, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि उल्टी आए या ऐसे कोई मूवमेंट्स हिले पेशेंट, तो इसको भी स्टेज को मिनिमाइज़ करने के लिए, इसका जो स्टेज का है ताकि ज़्यादा लंबा टाइम तक ना रहे, हमें इनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि हम फटाफट से ये स्टेज स्किप करके दूसरी स्टेज में चले जाएं एनेस्थीसिया की। यानी स्टेज 1 हो गया है, स्टेज 2 हो गया है, अब हम आगे जाते हैं स्टेज 3। जो स्टेज 3 है वही हमारा मेन टारगेट रहता है, क्योंकि जो हमारा एनेस्थीसिया का काम है वो हमने बेसिकली सर्जरी करवाने के लिए हम एनेस्थीसिया देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज में पहुंचना होता है। इसमें जब हम सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब हमारी जो मसल्स हैं, जो बिल्कुल जो हमारी जैसे हमारी अपर लिम्स की, बाजुओं की या टांगों की जितने भी मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, इनमें कोई टोन नहीं रहती बेसिकली, और जो वॉमिटिंग सेंसेशंस आ रही थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हमारी सांस लेने की एक्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है। हमारी आई की जो मूवमेंट्स होती हैं, जो आई बॉल की शुरू में मूवमेंट्स आ रही थी वो भी बहुत ही कम से लेके बिल्कुल ना मात्र के बराबर हो जाती हैं और एंड में बिल्कुल स्टॉप हो जाती हैं। और पेशेंट को अब आके हम कह सकते हैं कि पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है और वो सर्जरी के लिए रेडी है। तो ये होता है बेसिकली सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज, जो हमें चाहिए होती है एक सर्जरी करने के लिए। जब पेशेंट इस स्टेज से आगे या पीछे इस स्टेज से अलग हट के हो जाता है, तब उसको दिक्कत आनी शुरू होती है। हमें बेसिकली जितनी देर भी ऑपरेशन चल रहा है हमने पेशेंट को इसी स्टेज में रखना होता है। वो हम कैलकुलेट करते हैं क्या मेडिसिन, किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाए, इस स्टेज को मेंटेन किया जाए ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो और उसकी सर्जरी बिल्कुल आराम से हो जाए। तो अभी तक हमने पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज की है, जिसमें हमारा एनेस्थीसिया की स्टेजेस होती हैं ताकि हमारी सर्जरी बिल्कुल बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हो जाए। इसके बाद आती है जो 4th स्टेज है, वो जिसका नाम है स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। ये जिन पेशेंट्स में कोई दिक्कत हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिनको पूरी ब्रेन को ऑक्सीजनेशन नहीं मिल पाती या जिनको कोई मेडिसिन ज़्यादा चली गई हो, तो उनमें ये प्रॉब्लम, ये स्टेज आती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सांस लेने की विधि है वो ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम होता है या मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, तो इनका डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। पेशेंट सांस नहीं लेता, इवन एनेस्थीसिया के बाहर आने के बाद भी सांस नहीं ले पाता और उनके हार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें कई बार पेशेंट की जान भी जा सकती है यदि हमने उसको टाइम पर सांस की जो वेंटिलेटर मशीन होती है उस पर ना डाला गया या हार्ट की जो मेडिसिन होती हैं उनको ना दी गई, तो इसमें मरीज़ की जान भी चली जाती है। तो इसलिए ये हमें हमारे एनेस्थीसिया में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने इस स्टेज पर नहीं जाना होता है। हमने बेसिकली जो स्टेज 3 होता है, जो मैंने बताया था सर्जिकल एनेस्थीसिया, तो इसी पे ही पेशेंट को रखना होता है। ये बहुत ही टाइनी डिफरेंस है, बहुत ही थोड़ा ही इसमें बैरियर रहता है। हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट को इसी स्टेज पे रखना होता है। यदि अगर वो स्टेज ऊपर चली जाए तो दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इसको बहुत ही टाइमली मैनेज करना पड़ता है। तो ये बेसिकली आपकी स्टेजेस थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस जो गिडल द्वारा दी गई थी। तो इन्हीं के यही सिचुएशन रहती है जब भी हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, इन्हीं स्टेजेस से पेशेंट को गुजरना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये जो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया है ये थोड़ा समझ में आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।